गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में जो कि 2 घंटे का है 10 बजे से 12 बजे तक यूनिट 4 कॉर्पोरेट लॉस विषय पर कवर करेंगे। यूनिट 4 में जो टॉपिक्स हैं देखो, डिविडेंड्स, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। तो डिविडेंड्स, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप ये बेसिकली 3 चैप्टर्स हुए जो कि इस यूनिट में कवर्ड हैं। इस यूनिट की वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स की है अगर आपका 75 नंबर का पेपर आता है तो, और 100 का आता है तो वो अकॉर्डिंगली आप अपने आप स्केल अप कर लेंगे। तो यूनिट 4 में देखो क्या करना है, डिविडेंड्स, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से। प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो एक मेन चैप्टर हो गया। डिविडेंड से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस हैं वो यहाँ पढ़ने हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो ऑडिट और ऑडिटर्स पर है। तो कंपनी ऑडिट, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स रिमूवल, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स पावर्स। तो ये सब टॉपिक्स हुए देखो ऑडिट और ऑडिटर से रिलेटेड, जो कि इस यूनिट के सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। और इस यूनिट में जो थर्ड चैप्टर कवर होता है वो वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करना, खत्म करना। तो वाइंडिंग अप, क्लोजिंग अप यू कैन से। तो वाइंडिंग अप में देखो क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब किस किस तरीके से हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016, इसके हिसाब से कंपनी को किस तरीके से बंद किया जाएगा। तो ये हुआ कंटेंट जो इस यूनिट का सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। और मैंने कल भी कहा था ना, बुक जो लेनी है वो लेटेस्ट ही लो, बस ज्यादा से ज्यादा 1 आध साल पुरानी हो तो चल जाएगा। अब देखो 2016 वाला प्रोविजन यहाँ कवर्ड है, प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो ये तो हुआ सिलेबस में क्या कंटेंट है। अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सर यूनिट 1 और 2 की भी वेटेज बता दो और कंटेंट बता दो। तो कंटेंट तो मैं कल शेयर करूंगा, यूनिट 1 और 2 का भी। वेटेज यहाँ आप याद रख सकते हैं कि यूनिट 1 भी 75 में से 20 नंबर की वेटेज रखती है, यूनिट 2 भी 75 में से 20 नंबर की वेटेज रखती है, और यूनिट 3 जो कल हमने डिस्कस की थी वो भी 75 में से 20 नंबर की वेटेज रखती है। तो 20, 20, 40 और 20, 60। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम यूनिट 1, 2, 3 अगर कवर कर लेते हैं तो 60 मार्क्स आपके 75 में से कंप्लीट हो जाते हैं। यूनिट 4 10 मार्क्स की वेटेज रखती है, तो 60 और 10 हो गए 70। और आखिर में यूनिट 5 सिर्फ 5 नंबर की वेटेज रखती है, तो 70 और 5 हो गए 75। ठीक है, तो ये इस पूरे सब्जेक्ट में जो यूनिट वाइज वेटेज है देखो मैंने बता दिया आपको। फिर एक बार याद कर लो, यूनिट 1, 2, 3 तीनों 20-20 नंबर की वेटेज रखती हैं। यूनिट 4 10 नंबर की वेटेज रखती है, और यूनिट 5 5 नंबर की वेटेज रखती है। और क्या याद रखना है, मैंने कल भी बताया था आपको कि जो इसके पेपर्स आपके आएंगे उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल 5 सवाल, और हर सवाल के 3-3 पार्ट्स। तो ये मैंने कल भी आपको शेयर किया था। तो अब देखो इसमें जो रेकमेंडेड बुक्स कौन सी पढ़नी है ये मैं बता चुका हूं आपको, कि इनमें से जो मेंशन्ड है या कोई भी एक बुक का लेटेस्ट एडिशन, या बस ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल पुराना आप देख सकते हैं, या गूगल पर, नेट पर भी जो मटेरियल मिल जाता है, एसओएल का भी जो मटेरियल है वो सब भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वो मटेरियल आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके कारण हो सकता है ये मटेरियल आप तक अभी नहीं पहुंचा है, या रिकॉर्डेड वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं, बट कुछ समय में जरूर वो सब मटेरियल और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अब बुक्स में मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट लॉस बाय डॉक्टर अनिल कुमार, टैक्समैन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। या फिर कॉर्पोरेट लॉस बाय डॉक्टर रीना चड्डा, डॉक्टर सुमंत चड्डा, स्कॉलर टेक प्रेस, न्यू दिल्ली। एन इजी अप्रोच टू कॉर्पोरेट लॉस बाय प्रोफेसर जेपी शर्मा, एनी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। कॉर्पोरेट लॉस बाय डॉक्टर भूषण कुमार गोयल, सिंगल पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली। तो कोई भी बुक जो आप ले चुके हैं या जब भी आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। और अगर एक बुक कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर बताओ, तो ऑब्वियसली वो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी
ही मैंने मेंशन की हुई है। तो जो फर्स्ट नंबर पर लिखी हुई है बाय डॉक्टर अनिल कुमार, वो आप बुक ले सकते हैं। तो अब देखो इसका जो पहला चैप्टर है डिविडेंड प्रोविजंस, इस पर मैं आ जाता हूं। इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डिविडेंड वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए और ऑडिट वाला भी एटलीस्ट 80% कवर हो जाए। बाकी जो इस यूनिट से बचेगा वो आगे जब भी क्लासेस अगर रीशेड्यूल हुई तो उसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो डिविडेंड प्रोविजंस। तो जैसा आप सभी को पता है डिविडेंड होता क्या है, कंपनी के प्रॉफिट का वो प्रोपोर्शन जो शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखो डिविडेंड रेफर्स टू दैट proportion of the profits of the company which is allocated to the members of the company by a formal declaration in the annual general meeting of the company। तो इस डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीज समझ आई। क्या है डिविडेंड, बोलो। पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो प्रॉफिट्स का एक पोर्शन है। एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स को दिया जाएगा, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, बाय अ फॉर्मल डिक्लेरेशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड देने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होना चाहिए, उसके बिना आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। तो इट इज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एलोकेटेड टू द मेंबर्स इन अ फॉर्मल वे in the annual general meeting of the company। In other words, it refers to the return on the shares held by a member। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं जो या कि मतलब मेंबर है कंपनी के, तो शेयर पर आपको जो मिलता है पीरियोडिकली वो आपका डिविडेंड होता है। तो शेयर पर जो रिटर्न मिला, जैसे बैंक में हम एफडी रखते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स पर जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है वो रिटर्न क्या कहलाता है, डिविडेंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी शामिल होता है। अब ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, जो दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। और फाइनल डिविडेंड क्या है, जो साल में एक बार ही दिया जाता है। तो देखो ये क्लियरली मैंने मेंशन किया है आगे, interim dividend is the dividend declared by board of directors बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो कई कुछ कंपनीज क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड देती हैं, हर बार जब अपना क्वार्टरली रिजल्ट देंगी तो उसके साथ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। कुछ कंपनीज हाफ ईयरली देती हैं और कुछ कंपनी नहीं देती हैं। तो इंटरिम डिविडेंड टोटली कंपनी की डिस्क्रिशन पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पर है। लेकिन फाइनल डिविडेंड जो है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, तो वो फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड इंप्लाइज फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ है डिविडेंड से क्या मतलब होता है, फाइनल डिविडेंड। और जैसा मैंने बताया ये फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है, एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो अभी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी डिविडेंड की, तो क्या समझ आया, क्या याद हुआ, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द कंपनी विच इज एलोकेटेड टू द शेयर होल्डर्स or members of the company in a formal way। in a formal way मतलब by the declaration in the annual general meeting of the company। dividend includes final dividend also, interim dividend also, unless and otherwise specified। dividend से क्या मतलब होता है, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या है, तो जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं कंपनी के, डिक्लेयर करते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। तो ये तो हुआ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक क्या है, मीनिंग क्या है। अब हम आ गए सोर्स ऑफ डिविडेंड पर। ये सोर्स ऑफ डिविडेंड डिफाइंड है सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में। तो कहां से हम डिविडेंड देंगे, तो जैसा नाम से ही समझ में आता है, अभी ऊपर बताया ना, डिविडेंड कहां से देना है, पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। तो प्राइमरीली ये प्रॉफिट में से दिया जाता है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, या फिर अगर नहीं करंट ईयर का प्रॉफिट है तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, या कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो कंपनी के रिजर्व में से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। तो देखो अब क्लियरली समझ लो, सोर्स ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड के लिए पैसा कहां से आएगा। द डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ, कहां से देंगे, करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से देंगे और प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, या पीछे के फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट में से देंगे,
आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट में से, और आउट ऑफ बोथ, दोनों में से दे सकते हो। थोड़ा सा करंट ईयर, और करंट ईयर में उतना नहीं है तो थोड़ा सा आप पुराने प्रॉफिट में से भी दे सकते हो। या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट for the payment of dividends in pursuance of the guarantee given by that government। अगर किसी गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है कि भाई आप इतना डिविडेंड दे दो, और उस बिहाफ पर, उस गारंटी के हिसाब से आप डिविडेंड दे सकते हो। तो डिविडेंड कहाँ देना है, या तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से, या पास्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स के प्रॉफिट में से, या दोनों में से। दोनों से मतलब क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट और पास्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स का प्रॉफिट। और आखिरी बात क्या है कि गारंटी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो उस गारंटी से भी आप ये डिविडेंड दे सकते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट यहाँ क्या आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स। तो अभी डिविडेंड जो देना है उससे पहले प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक समझेंगे वो रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है। पहले ये कुछ परसेंटेजेस स्पेसिफाइड थी कंपनीज एक्ट 1956 में, जो पुराना कंपनीज एक्ट हुआ करता था कि अगर आपका प्रॉफिट इतने परसेंट है तो उसका इतने परसेंट डिविडेंड आप डालेंगे। लेकिन अब मैंडेटरी परसेंटेजेस स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ट्रांसफर जरूर करना है। अ कंपनी में मतलब ऑप्शनल है, कितने परसेंट करोगे। अ कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसीडर एप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तो करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड देने से पहले प्रॉफिट का जो परसेंटेज कंपनी सही समझे, ऑब्वियसली कंपनी से क्या मतलब है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही समझें, वो पहले कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, रिजर्व्स में ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हेडिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व में से डिविडेंड, मैंने बोला था ना, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, या पास्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स के प्रॉफिट में से, या दोनों में से, या गवर्नमेंट की गारंटी से। और अगर वहां से भी नहीं होता तो आप डिविडेंड अगर जरूरत है, चाहते हो तो क्या कर सकते हो, रिजर्व में से भी दे सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं उसके लिए। देखो, no dividend shall be declared or paid by a company from its reserves other than free reserves। तो जो फ्री रिजर्व्स हैं आपके, उसमें से डिविडेंड दोगे। जो स्पेसिफाइड रिजर्व्स हैं जैसे, उसमें से आप डिविडेंड नहीं दोगे। जो रिजर्व किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, उससे आप डिविडेंड नहीं दोगे। जैसे रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन अगर आपने बनाया, या और कोई इसी तरह का स्पेसिफिक रिजर्व है, तो उससे आप डिविडेंड नहीं देंगे। एज पर द कंपनीज पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, in the event of inadequacy or absence of profits in any year, अगर करंट ईयर में प्रॉफिट कम है या है ही नहीं, अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो उस केस में कंपनी चाहे तो अपने फ्री रिजर्व में से डिविडेंड दे सकती है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। लेकिन उसके लिए कौन सी कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है, देखो, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year। तो क्या मतलब हुआ, जो डिविडेंड कंपनी देगी किस रेट से देगी, वो उससे नहीं ज्यादा हो सकता, मतलब उतने रेट या उससे कम होगा। कौन से रेट से कम होगा, एट the average of the rates at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year। तो अगर अभी 2019-20 था, जो करंट ईयर है, इसका डिविडेंड कंपनी देना चाहती है, तो इससे पिछले 3 साल में देखोगे कि कितने कितने परसेंट का डिविडेंड दिया गया है। अगर पिछला साल मतलब 19-20 से पिछला साल 18-19, उससे पिछला 17-18, उससे पिछला 16-17, इन 3 इयर्स में जो डिविडेंड दिया गया था, मान लो एक में 9%, एक में 10%, एक में 11%, तो एवरेज करोगे तो 10% आएगा।
तो अब जो करंट ईयर में डिविडेंड देना है वो 10% से कम ही होगा, शैल नॉट एक्सीड। देखो फिर समझ लो, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसी में, लेकिन एक चीज ये समझनी है, this would not apply to a company which has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year। अगर किसी कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड दिया ही नहीं है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो फिर आप एवरेज निकाल ही नहीं सकेंगे। The total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statement और बैलेंस शीट यू कैन से। तो क्या करना है, देखो जो अमाउंट हम निकालेंगे किसमें से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व की बात हो रही है, उसमें से जो पैसा निकालेंगे वो कितना होगा, शैल नॉट एक्सीड, वो उससे कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो कंपनी की लास्ट बैलेंस शीट जो है उसमें कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है और कितना फ्री रिजर्व है, दोनों को जोड़ लो। अगर दोनों को जोड़कर आता है मान लो 10 करोड़, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम। तो अगर मैंने बोला 10 करोड़ आ रहा है तो उसका 1/10 हुआ 1 करोड़। तो मैक्सिमम कंपनी डिविडेंड कितना देगी, 1 करोड़, उससे कम ही देगी या 1 करोड़ तक देगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकती है। तो क्लियर हो गया कि जो डिविडेंड देना है वो मैक्सिमम कितना, 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। द अमाउंट सो ड्रॉन shall be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity share is declared। तो इससे क्या मतलब है कि जो हम रिजर्व में से पैसा निकालेंगे उससे पहले क्या करेंगे, करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद जितना पैसा बचेगा वो हम इक्विटी शेयर पर डिविडेंड में दे देंगे। The balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement। तो क्या मतलब हुआ, अब जब ये पैसा निकाल लिया उसके बाद रिजर्व 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल थी मान लीजिए कितनी, 10 करोड़, तो उसका 15% कितना होगा बोलो, 1.5 करोड़। तो रिजर्व में से जब हमने पैसा निकाल लिया, अब उसके बाद रिजर्व हमारे पास कम से कम इस एग्जांपल में 1.5 करोड़ का बचा होना चाहिए। नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस and depreciation not provided in the previous year or years are set off against profit of the company for that current year। तो अगर कोई भी कंपनी करंट ईयर में डिविडेंड देना चाहती है तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर के लॉसेस थे, डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड मतलब प्रॉफिट की कमी के कारण जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो पाई थी, सेट ऑफ नहीं हो पाई थी, प्रीवियस ईयर के जो लॉसेस थे उनको पहले करंट ईयर के प्रॉफिट में से सेट ऑफ करना पड़ेगा और ऑब्वियसली उसके बाद करंट ईयर का लॉस ही जनरेट हो जाएगा या प्रॉफिट बचता है तो उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हैं। और लॉस हो गया करंट ईयर में तो फिर जैसा भी हम रिजर्व में से निकालने की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो देखो इस पर भी कई बार अलग से 5 ही नंबर का सवाल पेपर में आ जाता है, कैन डिविडेंड बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स और इफ यस देन व्हाट आर द कंडीशंस। तो आपको ढंग से ये याद करना है और वहां लिख देना है। तो फिर एक बार समझ लो, डिविडेंड जो डिक्लेयर करेंगे वो कहां से करेंगे, फ्री रिजर्व में से अगर जरूरत पड़ रही है, नहीं तो करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर, वो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। रिजर्व में से करना है तो फ्री रिजर्व में से करना है। और फिर यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि एक तो जो रेट ऑफ डिविडेंड दोगे वो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद क्या था, कितना पैसा हम रिजर्व में से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो मैक्सिमम इतने अमाउंट का पैसा हम किसमें से,
फ्री रिजर्व में से निकाल सकते हैं। 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, कौन सी? पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। द अमाउंट सो ड्रॉन, इसमें से पहले क्या करना पड़ेगा? अगर प्रीवियस ईयर के कुछ लॉसेस हैं तो उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? जो रिजर्व हमारा बचेगा ये पैसा निकाल लेने के बाद, वो कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए। शैल नॉट फॉल बिलो, तो 15 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो पहले उसको प्रीवियस ईयर लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड को सेट ऑफ करना पड़ेगा। किसमें से? करंट ईयर के प्रॉफिट में से। तो ये प्रोविजंस हो गए कि अगर हमें डिविडेंड देना है कहां से? रिजर्व में से, तो वो कैसे देंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो मैंने बताया था ना, फाइनल डिविडेंड के लिए पहले क्या होता है? बोर्ड रेकमेंड करता है, फिर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं। ये भी समझना है, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जिसको बोलते हैं, वो कहां पर अप्रूव करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। वो डिविडेंड के रेट को बढ़ा नहीं सकते, या तो एज इट इज पास करेंगे या घटा सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, द डायरेक्टर्स हैव द पावर टू रेकमेंड द डिविडेंड। तो रेकमेंडेशन करने की पावर किसकी है? डायरेक्टर्स की। इट इज एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर्स टू रेकमेंड और नॉट टू रेकमेंड द डिविडेंड। तो डिविडेंड देना है या नहीं देना है, वो पूरा का पूरा किसकी पावर्स के अंदर आता है? डायरेक्टर्स की। The members in the annual general meeting cannot increase the rate of dividend recommended by the board of directors। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, अगर डायरेक्टर्स कह रहे हैं हम 10% का डिविडेंड देंगे, तो शेयर होल्डर्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो इसको बढ़ा नहीं सकते। ये नहीं कह सकते नहीं जी 12% का दो। दे कैन आइदर अप्रूव द सेम और लोअर इट, या तो वो इसको सेम पर ही अप्रूव करेंगे या इसको लोअर कर देंगे। तो कई बार इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके से लिख देगा कि एबीसी कंपनी, द डायरेक्टर्स हैव रेकमेंडेड अ रेट ऑफ 10% एंड फाइनली शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग दैट द रेट ऑफ डिविडेंड इज going to be 12% or it is to be declared at a rate of 12%. So are shareholders valid in their claim? So obviously the answer is no, because shareholders cannot increase the rate of dividend which is recommended by the board. They can either approve it as it is or they can lower it. तो अगर बोर्ड ने 10% का प्रपोज किया तो शेयर होल्डर्स चाहें तो उसको 10% पर अप्रूव कर दें, या फिर उसको 8% कर दें, 6% कर दें। कम कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो बढ़ा नहीं सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो अभी मैंने बताया था ना शुरू में, इवन डेफिनेशन में भी बताया था कि डिविडेंड के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर्मल डिक्लेरेशन। कहां पर करनी पड़ती है? एनुअल जनरल मीटिंग में। The dividend is usually declared at the annual general meeting. A company which could not declare dividend at an annual general meeting may declare the same at subsequent general meeting. तो usually तो dividend किस में declare होता है? annual general meeting में। लेकिन अगर AGM में वो कंपनी नहीं declare कर पाई तो subsequent general meeting में भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। सब्सिक्वेंट से मतलब है एजीएम के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग आप करेंगे, जनरल मीटिंग करेंगे, उसमें भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। Where a company has declared a dividend at the annual general meeting, it cannot declare the final dividend again at an extraordinary general meeting. तो एजीएम में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उस साल का काम हो गया खत्म। उस साल आप दोबारा फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने बोला था ना ऊपर, इंटरिम डिविडेंड हम डिक्लेयर कर सकते हैं यूजुअली एक साल में। जो अच्छी कंपनी है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो इंटरिम डिविडेंड इवन 4 बार भी डिक्लेयर करते हैं। हर बार क्वार्टरली रिजल्ट के साथ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाएगा? सिर्फ एजीएम के समय, एनुअल जनरल मीटिंग के समय, या फिर किसी सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग में। और एक बार जब एक साल के लिए डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उस साल के लिए ये डिविडेंड दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा। Thus final dividend cannot be paid twice in the same year. तो इंटरिम डिविडेंड तो एक साल में एक से ज्यादा बार आप दे सकते हो, लेकिन फाइनल डिविडेंड एक साल के लिए मैक्स एक ही बार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एक साल में एक बार से ज्यादा
नहीं दिया जाएगा। अब जब डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद वो शेयर होल्डर्स तक, मेंबर्स तक पहुंचेगा कैसे, उससे रिलेटेड देखो कुछ प्रोविजंस हैं। डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो जब कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद एक सेपरेट डिविडेंड अकाउंट बना देगी एक सेपरेट बैंक में। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। क्योंकि ये पैसा अब कंपनी की लाइबिलिटी बन गया, कंपनी को देना पड़ेगा, तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लेगी इस नाम पर, और 5 दिन के अंदर अंदर जितना डिविडेंड का पैसा है उस बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। एंड द सेम शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब वो पैसा सिर्फ डिविडेंड की पेमेंट के लिए ही यूज होगा। तो क्या समझ आया, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें डिविडेंड का पैसा डाल दिया जाएगा, और वो पैसा सिर्फ डिविडेंड की पेमेंट के लिए ही यूज होगा। डिविडेंड टू बी पेड बाय चेक और वारंट अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 5। तो यूजुअली आप देखेंगे डिविडेंड कैन ओनली बी पेड इन कैश, ऐसा लिखा मिलेगा। तो कैश से मतलब ये नहीं है कि करेंसी नोट्स कंपनी मेरे घर में भेजेगी अगर मैं मेंबर हूं या शेयर होल्डर हूं। कैश से ये मतलब है कि वो कैश की फॉर्म में चेक और वारंट के थ्रू मेरे पास डिविडेंड भेजेगी। और बेसिकली कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जैसे हम बोलते हैं, तो उस फॉर्म में हमको डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड कैश के अलावा किसी और एसेट की फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना है। जैसे मतलब आप कोई बिल्डिंग नहीं दे देंगे मुझे डिविडेंड की फॉर्म में, कोई और एसेट नहीं दे देंगे डिविडेंड की फॉर्म में। तो डिविडेंड शैल बी पेड ओनली इन कैश, तो कैश की फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ ये समझना है कैश में हम किसको इंक्लूड करते हैं, चेक और वारंट को, except when adjusted towards paying up unpaid amount on shares held by the members of the company। तो क्या मतलब हुआ, एक ही केस में वो मेरा डिविडेंड कैश के अलावा कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। किसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अगर अनपेड अमाउंट है, शेयर्स मेरे पास हैं, कुछ अमाउंट अभी अनपेड है, तो उसको सेट ऑफ कर लेंगे जितना डिविडेंड मेरे लिए ड्यू है उसमें से। अगर ऐसा कोई केस नहीं है, मैंने अपने शेयर्स पर पूरा पैसा दे रखा है, तो मुझे जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो चेक और वारंट से मिलेगा। और इसको हम यही बोलते हैं कि डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड इन कैश, मतलब वो नॉन कैश फॉर्म में, मतलब कैश के अलावा किसी और एसेट की फॉर्म में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। द डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड आइदर बाय चेक और वारंट। मैंने बताया ना कैश से क्या मतलब है कि वो मिलेगा कैश की फॉर्म में, लेकिन थ्रू चेक और वारंट मिलेगा। और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, हो सकता है वो आज एनईएफटी करके सीधे मेरे अकाउंट में ही डाल दें, टू द शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो जो डिविडेंड मुझे मिलना है इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या मतलब है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट उसे भी हम यही कहेंगे कि डिविडेंड हमें किस फॉर्म में मिला है, कैश की फॉर्म में। क्योंकि नॉन कैश से क्या मतलब है, कोई और एसेट, जैसे आपको अगर स्टॉक दे दिया डिविडेंड में तो वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर हमें जो डिविडेंड देना है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में देना है। और कैश से क्या मतलब है, या तो आपको चेक मिलेगा या वारंट मिलेगा। और आजकल तो यूजुअली सभी लिस्टेड कंपनीज डिविडेंड सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जो एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है। तो डिविडेंड कैसे आएगा, अब ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद देखो, डिविडेंड टू बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स एंड बेनिफिशियल ओनर। तो अगर मेरे पास शेयर्स तो हैं लेकिन वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड किसको मिलेगा, जिसका नाम कंपनी के पास एज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर लिखा हुआ है, या उसका जो बेनिफिशियल ओनर है। तो अब इससे क्या मतलब है, डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। तो अगर मैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूं तो मुझे मिलेगा, या जिसको मैं कहूंगा उसको मिल जाएगा, या फिर मेरे बैंकर को मिल जाएगा। प्राइमरीली मैं या मेरे बिहाफ पर कोई उसको कलेक्ट करेगा। डिविडेंड शैल बी पेड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट्स पेड अप ऑन ईच शेयर। तो इससे क्या मतलब है,
अगर 10 रुपए का शेयर है और मैंने पूरे 10 रुपए पे कर रखे हैं और कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, तो 10 रुपए के शेयर पर 10% कितना होगा, 1 रुपी। तो 1 रुपी पर शेयर मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। और अगर इसी एग्जांपल में शेयर 10 रुपए का है लेकिन पेड अप वैल्यू अभी 6 है, मैंने 6 रुपए दे रखे हैं और कंपनी ने 10% का डिविडेंड दिया, तो वो 10 का 10% नहीं लगेगा। पेड अप अमाउंट कितना है, 6 रुपीज, तो 6 का 10% लगेगा। उस केस में 60 पैसा पर शेयर मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो अब ये सेंटेंस अच्छे से आप समझ गए होंगे, डिविडेंड शैल बी पेड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट्स पेड अप ऑन ईच शेयर। तो डिविडेंड मुझे जो मिलेगा किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, जिस प्रोपोर्शन में मैंने शेयर्स पर मतलब पेड अप अमाउंट दे रखा है, शेयर्स का जो पेड अप अमाउंट है उसके प्रोपोर्शन में डिविडेंड मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है, टाइम फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कितने समय में डिविडेंड दिया जाएगा, मतलब कंपनी ने डिक्लेयर किया उससे लेके मेरे अकाउंट में पहुंचने तक कितना समय लग सकता है। डिविडेंड अभी ऊपर बताया था ना, 5 दिन के अंदर एक डिविडेंड बैंक अकाउंट खुलेगा। देखो ये था डिपॉजिटिंग, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज। तो कंपनी ने डिक्लेयर किया और 5 दिन के अंदर अंदर उसे एक बैंक अकाउंट में डाल दिया, लेकिन उससे मेरा काम नहीं हुआ, मेरे अकाउंट तक नहीं पहुंचा। तो मेरे अकाउंट तक पहुंचने के लिए क्या प्रोविजन है, देखो A dividend once declared at the general meeting of the shareholders becomes a debt against the company। तो जैसे ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अब वो कंपनी का डेट बन गया। एंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर वो शेयर होल्डर के अकाउंट तक पहुंचना अनिवार्य है। एज पर सेक्शन 127, where a dividend has been declared by a company but not paid, or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of the declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend। तो अगर 30 दिन के अंदर नहीं कंपनी ये काम कर रही है तो होगा क्या, every director of the company who is knowingly a party to the default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। तो 2 साल तक की जेल किसको, कंपनी के हर डायरेक्टर को, और विद अ मिनिमम फाइन ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो जितने दिन तक ये डिफॉल्ट चलेगा तो कितने का फाइन, 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा। किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर। तो या नहीं बल्कि दोनों भी हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है कितने की, 2 इयर्स तक की, और 1000 रुपए रोज का, जितने दिन लेट करेगा हर डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर, तो 1000 रुपए रोज का फाइन भी लगेगा। इसके साथ साथ कंपनी पे भी कुछ जुर्माना लगेगा, वो क्या है देखो, the company shall also be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period for which such default continues। तो अगर 3 महीने तक मेरा डिविडेंड नहीं मिला तो मुझे 18% का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो अब इसमें समझना क्या है, देखो डिविडेंड के लिए टाइम फ्रेमवर्क क्या है, 30 डेज में देना है। अगर 30 डेज में कंपनी ये नहीं दे पाती है तो क्या होगा, हर डायरेक्टर के ऊपर 2 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का रोज फाइन, या दोनों, बेसिकली दोनों भी हैं, तो ये आपको समझना है। इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो क्या है, जितने टाइम डिले करके मेरा डिविडेंड दिया जाएगा उस पर 18% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, ब्याज का, इंटरेस्ट का। लेकिन 30 दिन में अगर डिविडेंड नहीं मिला तो इन केसेस में जो अब हम डिस्कस करेंगे तो ये लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में डिविडेंड लेट भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस की अब बात होगी। In the following cases there would not be any punishment for the default। तो अगर डिफॉल्ट होता है इन केसेस में तो कोई पनिशमेंट नहीं होगी। अब ये केसेस क्या है देखो, where the dividend could not be paid by reason of the operation of the law। तो कोई ऐसा लॉ ऑपरेट हो गया जिसके कारण अब कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है। where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of dividend and it is not possible to comply with those directions। शेयर होल्डर्स ने कोई ऐसी डायरेक्शंस दे दी जो कि अभी कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है।
where there is a dispute regarding the right to receive the dividend। तो डिस्प्यूट से क्या मतलब है, एक्चुअली रियल ओनर कौन है, रियल शेयर होल्डर कौन है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसका डिविडेंड कंपनी अभी रोक कर रखेगी। where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder। तो अभी ऊपर समझाया था ना कि अगर मेरी अनपेड अमाउंट है कॉल्स पर तो कंपनी उसमें ये डिविडेंड एडजस्ट कर सकती है, या कोई और अमाउंट अगर मुझसे ड्यू है तो वहां पर भी ये जैसे कह रहा है कि लॉफुली जहां एडजस्ट किया जा सकता है तो कर सकती है। वेयर फॉर एनी अदर रीजन the failure to pay the dividend or post the warrant within the period aforesaid was not due to any default on the part of the company। तो कंपनी की कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी और कारण से एक्सेप्शनल सिचुएशन, अब जैसे कोविड-19 का टाइम है तो कंपनी ने अगर डिक्लेयर भी कर रखा है और 30 दिन में हमें नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये वो केसेस थे, तो 30 दिन में मिलना है, नहीं तो डायरेक्टर को 2 साल की जेल एंड 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन, ये अभी सब पढ़ा था देखो। इसके साथ साथ कंपनी को 18% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इन केसेस में ये रूल नहीं लगेगा। कौन से केसेस हैं, देखो, कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे पाई है किसी लॉ के कारण, या फिर शेयर होल्डर्स ने कुछ ऐसी डायरेक्शंस दे दी हैं जिनको पूरा करना मुश्किल है, या फिर डिस्प्यूट है कि एक्चुअली शेयर होल्डर कौन है, या फिर डिविडेंड जो लॉफुली कंपनी ने एडजस्ट कर लिया है किसी मेरे क्लेम के साथ, और या फिर एक और कंडीशन क्या है, देखो, फेलियर टू पे डिविडेंड है कोई ऐसे कारण से जो कंपनी के हाथ में नहीं था, जो कंपनी का डिफॉल्ट हम नहीं कह सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क, कितने समय में कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो, रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। एक बार जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इस पर भी कई बार पेपर में पूछता है, कैन द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बी रिवोक्ड। तो वहां पर इतना ही लिखना है जितना आप देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसकी लायबिलिटी बन गई। नॉर्मल केसेस में वो डिविडेंड रिवोक मतलब वापस नहीं किया जा सकता, कि अब कंपनी कह दे मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रिवोक किया जा सकता है। तो वही यहां पर पढ़ना है। Declaration of dividend by the company in a general meeting is a debt payable by the company to the shareholders. Ordinarily declared dividend cannot be revoked। तो एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। However, in the following cases, dividend including interim dividend may be revoked with the approval of the shareholders। तो इन केसेस में डिविडेंड हम वापस कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है। अब ये कंडीशंस क्या है, देखो, वेयर अ डिविडेंड हैज बीन इलीगली डिक्लेयर्ड। इलीगली डिक्लेयर्ड मतलब अगर कहीं कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया था और इलीगली डिक्लेयर कर दिया था, या कुछ और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वहां पर। वेयर देयर इज इंटरवेंशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, वही जैसे मैं अभी कोविड-19 का एग्जांपल ले रहा था, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फॉर एग्जांपल, और सिंपल सिचुएशंस भी हैं, देखो, मैसिव फायर डिस्ट्रॉइंग द कंपनीज प्रॉपर्टी और आउटब्रेक ऑफ वॉर और imposition of heavy tax or other causes significantly diminishing the assets of the company। तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद अगर ये सिचुएशन हुई कि फायर हो जाती है या डिस्ट्रॉइंग द कंपनीज प्रॉपर्टी, या फिर कोई वॉर हो जाती है, हैवी टैक्सेस गवर्नमेंट लगा देती है जिससे कि कंपनी के एसेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, तो डिक्लेयर डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है। तो अब समझ आ गया रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड से क्या मतलब है। Once the dividend is declared, it cannot be revoked. However, in exceptional situations, it can be revoked, or it can be revoked when it was illegally declared। तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, ट्रांसफर कर दिया डिविडेंड बैंक अकाउंट तक, तो 30 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल गया। अगर नहीं मिला तो क्या है, देखो, अगर मैं लेने नहीं गया मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड वारंट तो आया था लेकिन उसको मैंने बैंक में जमा ही नहीं किया, वो वारंट रास्ते में ही कहीं खो गया, मेरे पास तक नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड।
सेक्शन 124 इसको गवर्न करता है। इस पर भी पेपर में सवाल कई बार आया है कि अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड के क्या प्रोविजंस हैं। तो अनपेड मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी अभी दे नहीं पाई है, और अनक्लेम्ड मतलब डिविडेंड कंपनी ने तो दे दिया लेकिन उसको अभी लिया नहीं किसने, शेयर होल्डर ने। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि शेयर होल्डर की डेथ ही हो गई है, तो वो अब चेक आया भी तो कब जमा करेगा, कैसे जमा करेगा, तो वो अनक्लेम्ड डिविडेंड का पार्ट हुआ। देखो, वेयर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज। तो 30 डेज की लिमिट बताई थी, अगर वो नहीं किया गया या क्लेम नहीं किया गया 30 दिन के अंदर अंदर, तो होगा क्या, डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर एंटाइटल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो 30 दिन के अंदर अगर वो पे नहीं हुआ या क्लेम नहीं किया तो होगा क्या, द कंपनी शेल within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days। तो 30 दिन के 7 दिन बाद, मतलब 7 दिन और कंपनी रुकेगी, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account called the unpaid dividend account। तो अब जो डिविडेंड, सेपरेट डिविडेंड के लिए जो बैंक अकाउंट खोला था, उसमें से 7 दिन के बाद जो पैसा अगर पे नहीं हुआ है या क्लेम नहीं हुआ है, उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। फॉर दिस पर्पस द कंपनी हैज टू ओपन अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक। तो पहले तो एक डिविडेंड अकाउंट खोला था ना, अब क्या अकाउंट खुलेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और उस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देगी। कौन सा, जो अभी पे नहीं किया गया या अभी क्लेम नहीं किया गया। In case of delay, the company would have to pay interest at the rate of 12% per annum। अगर कंपनी के पार्ट पर डिले है तो कंपनी को 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Any person claiming to be entitled to any money transferred as above to the unpaid dividend account may apply to the company for payment of the money claimed। तो अब मैं, मतलब मुझे डिविडेंड वारंट मिला था लेकिन मैंने अभी उसको क्लेम नहीं किया, और 30 दिन के बाद 7 दिन और हो गए, वो पैसा मेरा कंपनी कहां ट्रांसफर कर देगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब मैं अगर चाहता हूं कि वो पैसा मुझे क्लेम करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा। एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer। तो देखो 30 दिन में देना है, नहीं तो 7 दिन के अंदर उसके बाद कहां ट्रांसफर करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये कितने साल तक पड़ा रहेगा, 7 साल तक पड़ा रहेगा, कि 7 साल तक कोई अपना पैसा मांगने आ सकता है। तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। तो 7 साल तक भी अगर वो क्लेम नहीं किया गया तो अब क्या करेगी कंपनी, shall be transferred by the company along with interest accrued if any thereon to the investor education and protection fund। तो एक फंड में ट्रांसफर कर देगी, कितना पैसा, जो अनपेड था या अनक्लेम्ड था, किसमें, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अगर उसका कुछ इंटरेस्ट भी इकट्ठा हो रखा है तो वो भी 7 साल के बाद कहां पर ट्रांसफर कर देगी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। All the shares in respect of which dividend has not been paid और क्लेम्ड। अब जिन शेयर्स पर डिविडेंड ही कोई लेने नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो पर्सन ही नहीं एग्जिस्ट करता है या उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्लेम है यहाँ पर, तो उसके शेयर्स को भी, all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of investor education and protection fund along with a statement containing such details as may be prescribed। तो 7 साल में भी नहीं मांगा गया तो डिविडेंड भी उसका अनपेड और अनक्लेम्ड, और उसके साथ साथ उसके शेयर्स भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दिए जाएंगे। अब 7 साल बाद अगर कोई मांगने आता है तो उसको वहीं से पैसा दिया जाएगा। Any claimant of shares transferred above shall be entitled to claim the transfer of shares
from the fund in accordance with such procedure and on submission of such documents as may be prescribed. तो उसको वहीं से उसके शेयर्स निकाल कर दिए जाएंगे अगर वो स्पेसिफाइड प्रोसीजर फॉलो करेगा, कितने, 7 साल के बाद। अब यहाँ समझना क्या है, इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 124, अगर ये जो अभी प्रोविजंस हमने डिस्कस किए, कंपनी अगर इसमें कोई गलती कर बैठी, पूरे नहीं कर पाई, तो होगा क्या, the company shall be punishable with a minimum fine of rupees 5 lakh which may extend to 25 lakhs. कंपनी पे 5 से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। Every officer of the company who is in default shall be punishable with minimum fine of 1 lakh but which may extend to 5 lakh. तो क्या समझ आया, कंपनी पे 5 से 25 लाख का और ऑफिसर ऑफ द कंपनी पर जिसकी गलती है 1 से 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो अभी देखो हमने कौन सा हेडिंग कवर किया था, अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो इससे रिलेटेड जल्दी से फिर एक बार समझ लो कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के भीतर भीतर कंपनी को डिविडेंड पे करना है। अगर नहीं पे कर पाई या नहीं क्लेम हुआ तो जो डिविडेंड बैंक अकाउंट बनाया था उसमें से पैसा ट्रांसफर होगा अगले 7 दिन में, कौन से अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। वहां पर ये पैसा पड़ा रहेगा, अगर कुछ इंटरेस्ट भी इकट्ठा हुआ है वो भी वहां चला जाएगा। वहां पर ये पैसा पड़ा रहेगा अगले 7 साल तक। 7 साल के बाद ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और जिन शेयर्स पर डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ था या पे नहीं हुआ था वो शेयर्स भी 7 साल के बाद कहां चले जाएंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अब 7 साल के बाद अगर कोई आता है अपना पैसा लेने तो उसके शेयर्स वापस वहां इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से ही दिए जाएंगे। अगर यहाँ कुछ डिफॉल्ट हुआ, कंपनी ने ये प्रोविजंस नहीं माने, तो कंपनी के ऊपर कितनी लाइबिलिटी, 5 लाख से 25 लाख रुपीस की, और ऑफिसर्स के ऊपर कितनी लाइबिलिटी, 1 लाख से 5 लाख रुपीस तक की। तो देखो ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बचा है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, डिविडेंड की। तो अब मैं 5 मिनट के एक ब्रेक के लिए जाता हूं और उस ब्रेक के बाद इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस 5 मिनट के दौरान अभी तक आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको मैं देखता हूं और उसके बाद जब हम लाइव होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस और फीडबैक लिखते रहें, उस पर जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो मैं ब्रेक के बाद दूंगा। और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड विच इज गवर्न्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो देखो पहले क्वेश्चंस लेता हूं मैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। वन क्वेश्चन इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट जैसा मैंने आपको बताया है कि पहले 30 डेज में कंपनी सपोज टू ट्रांसफर द मनी to the shareholders, or if in the 30 days the dividend is not paid or not claimed, then within next 7 days it has to be transferred to अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो अगले 7 दिन के अंदर इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है और वहां पर ये 7 साल तक पड़ा रहेगा। तो 90 डेज करके मैंने यहाँ कुछ नहीं बताया। इसके बाद देखो, और इंटरिम डिविडेंड मैंने बताया था। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, द डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। तो यूजुअली कंपनीज क्वार्टरली या हाफ ईयरली डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड के फॉर्म में देती रहती हैं। स्टूडेंट्स ने अच्छी फीडबैक लिखी है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूं। उससे पता चल रहा है कि सेशन काफी मीनिंगफुल है। एक सजेशन भी कहीं कुछ मुझे मिली है, देखो अभी मैं सब चीजों को कवर करूंगा। इसके साथ 7 इयर्स के बाद ऑब्वियसली कोई क्लेम करता है तो उसको उसके शेयर्स और इवन अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड भी मिलेगा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। And sometimes see I use both Hindi and English. Why? Because many students give these answers to these questions in the exam in Hindi also. So I have been told that I should use the method of instructions in a way so that all the students are able to understand. That's why sometimes in order to explain things better, to be more understandable to all the students or majority of the students, both the languages are being used. Unit 1-2 I have not covered and I was not supposed to cover. I started this law class yesterday only, and in yesterday I discussed
about unit 3 and today I am talking about unit 4. On the special request of some students, I today only taught about the weightage of unit 1-2 and I was not discussing the unit 1-2 here. This way I have covered almost all the questions which have been asked till now. So now I'm again going to take the session further. So I stopped at the point when I was talking about Investor Education and Protection Fund. So what is this fund? It has been discussed in section 125. As we have already discussed, in this fund, two important things are to be transferred. अनपेड डिविडेंड, तो जो अनपेड डिविडेंड है 7 साल तक नहीं दिया गया या उसके जो शेयर्स हैं वो इस अकाउंट में चला जाएगा. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ फंड कॉल्ड द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125. The following amounts are credited to the fund. So what are the amounts to be credited to this fund? They are explained below. The amount given by the central government by way of grants after due appropriation made by the parliament by law in this behalf for being utilized for the purposes of the fund. So central government might have given some grants and that grant has to be transferred to this particular fund. तो central government ने जो grant दी है उसको इस purpose के लिए use करने के लिए तो उसे इस fund में हम transfer करेंगे. इसके अलावा और क्या transfer करेंगे? Donations, हमसे मतलब है company यहाँ पर. Donations given to the fund by the central government, state government, companies or any other institutions for the purposes of this fund. So some donations, if they are given for the purpose of this fund, they are also supposed to be transferred to this particular fund. Then after this, the amount in the unpaid dividend, which we have already discussed, the amount in the unpaid dividend account of the companies transferred to the fund under subsection 5 of the section 124. So as we have already discussed, in unpaid dividend account, if the amount remains for 7 years, that is to be transferred to this investor education and awareness fund. Then next is basically the amount in the general revenue account of the central government which had been transferred to the account immediately before the commencement of the Companies Act 1999. तो गवर्नमेंट के जो जनरल रेवेन्यू में अकाउंट बैलेंस था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 से पहले एंड रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. This act means Companies Act 2013. तो Companies Act 2013 जब कमेंस हुआ उससे पहले जो गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट में पैसा था कौन सा? जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 से पहले था which had been transferred. देखो ये पॉइंट अच्छे से फिर एक बार समझ लो, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है. हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द फंड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. या तो गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दे रखी हैं या जो डोनेशन दे रखी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और द अमाउंट which is there in unpaid dividend account or the amount in general revenue account of the central government which had been transferred to that account immediately before the commencement of the Companies Amendment Act 1999. तो Companies Amendment Act 1999 से पहले जो ट्रांसफर किया गया था कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में, और जो अभी तक पड़ा हुआ है रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की कमेंसमेंट तक जो पैसा अभी भी वहां पड़ा हुआ है. The amount lying in the Investor Education and Protection Fund under Section 205C of the Companies Act, or the amount which is there in Investor Education and Protection Fund as per this section of Companies Act 1956. The interest or other income received out of investments made from the fund. तो इस fund से if some investments are made, then the interest received on those investments, that is also to be credited to this particular fund. The amount received through disposal of securities allotted in the fictitious names under section 38. तो section 38 में अगर कुछ आपने पैसा
डाला हुआ है वो कौन सा पैसा है, देखो, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड इन फिक्टिशियस नेम्स। तो जो फिक्टिशियस नेम्स पर शेयर्स खरीद रखे थे उनको अगर जब बेचा जाएगा तो उस जिसका कोई एक्चुअल ओनर नहीं है, रियल ओनर नहीं है, तो वो पैसा अब कहां ट्रांसफर किया जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। The application money received by companies for the allotment of any securities and due for refund which has remained unclaimed and unpaid for a period of 7 years from the date it became due for payment। तो क्या मतलब हुआ, शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी ने जो इकट्ठी की हुई थी और अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज और वो अभी वापस नहीं की, which has remained unclaimed or unpaid, either that money has not been claimed or not yet paid for 7 years from the date it became due for payment। तो जिस दिन वो वापस करना था उसके बाद अगर 7 दिन रह गए, 7 साल तक वो पैसा नहीं दिया गया, कौन सा, जैसे एक्सिस एप्लीकेशन मनी आपने दे रखी है तो वो कंपनी ने अगर 7 साल तक वापस नहीं की तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, या 7 साल तक क्लेम नहीं की गई तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड और अकाउंट on account of matured deposits or debentures with companies and interest accrued on that। So if some amount is there which is unpaid on account of matured deposits or debentures, तो जो deposits या debentures कंपनी के mature हो चुके हैं मतलब due for payment हैं, लेकिन अगर वो पैसा अभी unpaid है, कंपनी ने नहीं दिया, तो वो भी इसी तरह ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 और मोर ईयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स का अगर रिडेम्पशन अमाउंट था वो अनपेड है और अनक्लेम्ड है 7 ईयर्स तक, तो वो भी इसी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। एनी अदर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो और भी कोई अगर गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाला अमाउंट ट्रांसफर होना है इस फंड में तो वो हो जाएगा। तो बेसिकली 4-5 पॉइंट्स आप यहाँ ध्यान से याद कर लें। The amount remaining in the unpaid dividend account, the amount remaining and the shares on account of those unpaid dividend, and the amount which is there due for redemption in case of preference share and in case of matured deposits and you say debentures 7 years तक अगर वो अनपेड है या अनक्लेम्ड है तो वो इस फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स थे उन्हें भी ठीक से ध्यान रखना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इजीली आप याद कर सकते हैं उनको यहाँ याद कर लेना। द फंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो दिस फंड इज टू बी यूटिलाइज्ड बेसिकली फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, investor awareness, investor protection, and for that some rules have been mentioned and how this fund is to be utilized. So the purposes where it can be utilized, those purposes are specified under section 125 subsection 3. What are those purposes? The refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon। तो ये भी ऊपर डिस्कस किया था ना कि जो हमने क्या किया था, अनक्लेम्ड डिविडेंड यहाँ ट्रांसफर किया हुआ है, मैच्योर डिपॉजिट्स ट्रांसफर किया हुआ है, मैच्योर डिबेंचर्स ट्रांसफर किया हुआ है, एप्लीकेशन मनी ड्यू ट्रांसफर कर रखी है जो 7 साल तक पेमेंट नहीं हुई थी। तो अब जब उसको कोई मांगने आ गया, इफ somebody has come to claim that money, तो we will have to refund that money out of this particular fund only। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के लिए फॉर कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज द अमाउंट ऑफ मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड। Then distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any person in accordance with the orders made by court which has ordered disgorgement। So what does it mean? Disgorgement means some remedy which you are giving for the purpose of
you say for the purpose of minimizing the loss of a person who has suffered a loss because of fraud, because of wrongdoing of somebody. तो डिसजॉर्जमेंट से क्या मतलब है, किसी के कारण मुझे जो लॉस हुआ, अब वो किसी ने फ्रॉड किया, मेरे शेयर्स मुझे गलत दे दिए, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट अगर ऑर्डर करेगा डिसजॉर्जमेंट का, तो डिसजॉर्जमेंट का मतलब जिसको लॉस हुआ है, जिसने लॉस सफर किया है, उसको अब कुछ पैसा दिया जाएगा। तो वो पैसा इन्वेस्टर का जो सफर हुआ वो कौन देगा, ऑब्वियसली इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से दे दिया जाएगा। रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट्स। तो क्लास एक्शन सूट्स होते हैं, देखो जब एक आदमी इकट्ठा होकर, एक मेंबर on behalf of many members has filed a suit under section 37 and section 245 by members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the tribunal. So if the tribunal has sanctioned reimbursement of legal expenses for any class action suits, so then in that particular case those expenses are also to be met from this particular fund. Any other purpose incidental thereto, if there is any other purpose which is specifically related to investor education and protection, so then for that purpose also this particular fund is to be utilized. So how this fund is going to be utilized, for what purpose this is going to be utilized? So it can be utilized for the purpose of, you say, payment of unclaimed dividend, mature deposits, mature debenture, application money, due interest thereon. So these are the amounts from where this particular fund was created, जिन अमाउंट से ट्रांसफर करके ये फंड बनाया गया था। अगर मनी 7 साल तक इनमें पड़ी रही थी, लेकिन उसके बाद अगर कोई क्लेमेंट आता है तो 7 साल बाद इनका पैसा इसी फंड से दिया जाएगा। फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस, डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर और इस and legal expenses reimbursement or any other expenditure which is incidental thereto. So for all these purposes this particular fund is going to be utilized. So this way we have covered chapter 1 of this particular unit, that was about dividend. Now I will be discussing the second chapter of this unit, that is company audit. So what is audit basically? For that purpose, first of all we talk about who is auditor, or you can say what is audit. It is an independent examination of the books of accounts of the company, and the person who does this audit, the person who examines the books of accounts, is known as auditor. So what is auditor? Who is auditor? An individual trained to review and verify accounting data. So any person who is trained means he must be having some specific training, and training of what? To review and verify accounting data, recognized as a chartered accountant under Chartered Accountant Act 1949, is deemed to be an auditor. So basically a person, in order to be an auditor, he must be having training, he must be a chartered accountant. A non-chartered accountant cannot be appointed as an auditor. Now we come to purpose of company auditor, or why the company auditor is appointed. So as I have pointed out, company auditor is basically appointed for the purpose of examining the books of accounts, for the purpose of protection of the interest of the shareholders or all the stakeholders of the company. The purpose of the auditors in the company is to protect the interest of the shareholders. The auditor is obligated by law to examine the accounts maintained by the directors and inform them of the true financial position of the company. So what is the role or purpose of the auditor? Auditors are supposed to ensure that the financial statements represent the true and fair view of the financial position of the company. Auditor gives his independent opinion to the owners or shareholders of the company to protect and keep the company in a safe financial condition. तो ऑडिटर इज सपोज टू गिव हिज इंडिपेंडेंट ओपिनियन. किसको देना ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन? ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. व्हाई?
to protect and keep the company in a safe financial condition. So the purpose of audit is to ensure that the company is in a safe financial condition, and for that purpose an auditor gives his independent opinion on the financial statements of the company. And the purpose of audit is obviously to protect the interest of shareholders primarily and all the stakeholders of the business. Now, as I have already told, a person in order to be an auditor must be a chartered accountant, and the qualification of auditors, the qualifications of auditors are specified as per section 141 subsection 1 and 2 of Companies Act 2013. Only a chartered accountant individual, individuals means like you and me, if I am a chartered accountant then I can be appointed as an auditor. And in addition to individual, a firm where majority of the partners practicing in India are chartered accountants. So if you have a firm in which majority of the partners are chartered accountant, then that firm can also be appointed as auditor of a company. So for appointment of auditor, either an individual or a firm can be appointed as an auditor. But for appointment of a firm, what is important? Majority of the partners of the firm must be chartered accountant. So can be appointed as auditor of any company, whether public or private, where a firm including a limited liability partnership. So you all know what is LLP, limited liability partnership. It is a partnership firm which is registered under, you can say, Companies Act. It functions just like a company. So where a firm including a limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. So in that particular case, only the chartered accountants of that particular firm are authorized to act and sign on behalf of the firm. So this is important. So what is the qualification of auditor? He must be a chartered accountant. Only an individual can be appointed as an auditor. And another important thing is, if you want to appoint a firm or limited liability partnership as a chartered, as an auditor of a particular company, in that case majority of the partners of that particular firm must be chartered accountant. So this is about the qualification of auditor. Now we come to disqualifications of auditors. What are the disqualifications? In what cases and a chartered accountant even cannot be appointed as an auditor of the company? So these are the disqualifications, and these disqualifications have been mentioned under section 141 subsection 3. So these are the disqualifications. The disqualification says a body corporate except LLP. So what does it mean? A body corporate except LLP. Body corporate means company. So it means a company cannot be appointed as an auditor of another company, but a LLP can be appointed as an auditor of a company. So limited liability partnership or the partnership firm or the individual can be appointed as an auditor. A company cannot be appointed as an auditor of another company. And who are other disqualified people? That is an officer or employee of the company. So if you are an officer or employee of a company, then definitely you cannot be appointed as an auditor of that particular company. So an officer or employee of a company, a person who is partner or who is in the employment of an officer or employee of the company. So if a person is partner with or in the employment of an officer or employee of the company, so he cannot be appointed as an auditor of that particular company. A person who himself or his partner is holding any security or interest in the company or any company which is its holding subsidiary or associate. So it means if a person is holding any security in or interest in a company or its subsidiary or its associate or its holding, then he cannot be appointed as an auditor. A person whose relative is holding security or interest in the company of the face value exceeding 1 lakh. तो अभी ऊपर क्या कहा था? अगर उसका अपना इंटरेस्ट है, अगर इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, उसके रिलेटिव का इंटरेस्ट है. रिलेटिव के इंटरेस्ट के लिए द लिमिट हैज बीन मेंशन्ड
of rupees 1 lakh. A person who or whose relative or partner is indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of rupees 5 lakh. So if a person has dues to a company or his relative has dues to a company of rupees 5 lakh or more, in excess of rupees 5 lakh, then definitely he cannot be appointed as an auditor of a company. A person who or whose relative or partner has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary for the value in excess of rupees 1 lakh. So either the money is due from that person or his relative, or that person or his relative has given a guarantee. अगर उसने या उसके रिलेटिव ने कोई गारंटी दे रखी है किसी तीसरे पर्सन के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ अ थर्ड पर्सन, कि अगर कंपनी को वो थर्ड पर्सन पैसा नहीं दे पाएगा तो हम देंगे, और वो गारंटी कितने की दे रखी है, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 lakh. तो इन दैट पर्टिकुलर केस also he cannot be appointed as an auditor of a company. A person whose relative is a director or is in employment of the company as a director or key managerial personnel. So a person whose relative is a director, so he cannot be appointed as an auditor of the company. Or a person whose relative is a key managerial person or director in a company, then definitely he cannot be appointed as an auditor of the company. A person who is in the full-time employment elsewhere, तो इफ अगर कोई पर्सन है जो कहीं दूसरी जगह पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता. और अ पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, इफ सच पर्सन्स और पार्टनर is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies. तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो दूसरी कंपनी में कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, या 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिटर है तो भी फिर आगे ऑडिटर नहीं बन सकता. A person who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. तो अगर 10 साल का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है जब उसको कन्विक्टेड डिक्लेयर किया गया था कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में भी उसको ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता. तो उसने कोई फ्रॉड किया, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद अभी कितने 10 साल नहीं बीते हैं, तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. Any person whose subsidiary or associate company or any other form of entity is engaged as on that date of appointment in consulting and specialized services as provided in section 144. तो अगर कोई पर्सन या उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी अगर किस बिजनेस में लगी हुई है, कंसल्टेंसी एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में, तो उसको भी ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया जा सकता. तो देखो ब्रीफली इन पॉइंट्स को एक बार दोबारा देख लो. किसको ऑडिटर नहीं बनाएंगे, एक कंपनी को दूसरी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाएंगे, एक कंपनी का जो ऑफिसर है या एम्प्लॉय है उसको कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाएंगे, एक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में है किसी कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय की, तो उसको भी एक कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाएंगे. अगर उसका किसी पर्सन का कंपनी में खुद इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी खरीद रखी है, तो उसको उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाएंगे. अगर उसके रिलेटिव का कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीज से ज्यादा, तो ही इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर. A person whose relative or partner is indebted to the company for a sum exceeding rupees 5 lakh, then again he cannot be appointed as an auditor of a company. A person whose relative has given a guarantee for a third person to pay a debt up in excess of rupees 1 lakh to the company, so he cannot be appointed as an auditor of the company. A person whose relative is a director or key managerial personnel in a company cannot be appointed as an auditor of a company. A person who is in full-time employment elsewhere or who is auditor of more than 20 companies cannot be appointed as an auditor of a company. A person who has been convicted for an offense
by a court and a period of 10 years has not elapsed, then definitely he cannot be appointed as an auditor of a company. A person or whose company is basically engaged in consultancy and specialized services, so he cannot be appointed as an auditor of the company. So this way we have discussed the various disqualifications for company auditor. Now, where a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned in section 141 subsection 3 of the Companies Act, मतलब अभी जो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की थी, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशंस हो गई तो क्या होगा? He shall vacate his office as an auditor, so he is now no more auditor, he will have to vacate his office, and such vacancy shall be deemed to be casual vacancy in the office of auditor as per section 141 subsection 4, and in due to this disqualification he will have to vacate his office and his vacancy will be treated as casual vacancy. So now again I am going to take a break of 5 minutes, and after 5 minutes I will be discussing the next topic here, that is appointment of auditors. So as far as questions which I have received in this particular session, as the notes of the content which I have been discussing in the classes, that will definitely be given to you, and the remaining portion which has not been covered by me, that I cannot provide because that is not ready for you right now. And in that case, if more classes are scheduled in future, then definitely I will be providing you the remaining notes also. So as far as the content discussed in the class and the lectures, recorded lectures of that particular content, you will definitely receive. तो जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, कल किया, आज किया या कल करेंगे, तो उतना पोर्शन आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी पूरे सब्जेक्ट की वेटेज मैंने बता दी है आपको यूनिट वाइज, ताकि जब आप अपने आप प्रिपेयर करें तो उसके बाद कम से कम आप उसको अकॉर्डिंगली कर सकें। इसके अलावा और क्या है, देखो MC कुचल की बुक है किसी के पास तो वो आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक। तो जहां तक लॉ का सवाल है, मैंने बोला लगभग सभी बुक्स में मटेरियल सेम ही है, तो आप जो भी बुक आपके पास है आप उसको यूज कर लें। बस ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा पुरानी ना हो, लेटेस्ट हो या एक आध साल पुरानी ही हो। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में ही। प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। वो उसको जिस रेट को प्रपोज किया गया है उसे बढ़ा नहीं सकते, या तो वो सेम रेट को अप्रूव कर देंगे या घटा सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन एज सच मुझे नहीं मिला इस सेशन में। तो क्या मुझे लगता है बच्चे कुछ थक गए हैं, या फिर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, या फिर सब कुछ समझ में आ रहा है? तो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके और बताते हैं कि एक्चुअली फीडबैक क्या है, क्या सेशन चल रहा है। तो क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट ना करो, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चंस कंटेंट से रिलेटेड हो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और सेशन की फीडबैक यहाँ देते रहो। इसके साथ साथ देखो अब हम आगे चलते हैं इसी सेशन को लेकर। तो मैंने कहाँ छोड़ा था अभी, जब हम बात कर रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर को, किस किस को ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता। अब हम आ गए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से हम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें हम ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 गवर्न करता है। तो जैसा नाम से पता चलता है, फर्स्ट ऑडिटर मतलब जो कंपनी के सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Within 30 days from the date of registration of the company। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर को। इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, अगर बोर्ड 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाया तो इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो फिर कंपनी के मेंबर्स को वो बता देगा। Who shall within 90 days at an extraordinary general meeting appoint such auditor। तो होगा क्या? 90 दिन के अंदर अब कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किसको अपॉइंट करेंगे?
ऑडिटर को, कौन से ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को, तो ये 90 दिन के अंदर करेंगे, या तो पहले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं तो फिर 30 जमा 90 टोटल 120 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिए जाएंगे। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये ऑडिटर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, फर्स्ट एजीएम तक। तो अब क्या समझ आया, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर बाकी सब कंपनीज में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए तो वो मेंबर्स को बोल देंगे, और मेंबर्स फिर कितने दिन में करेंगे फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, 90 डेज में। तो ये आपको समझना है, 30 दिन में या तो कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर नहीं कर पाए तो 90 डेज में कौन करेंगे, members of the company. Now we come to subsequent auditor. फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गए, वो पहली एजीएम तक अपना ऑफिस रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स में हम कुछ हेडिंग्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा कैसे, तो एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 every company shall at first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor। तो क्या होगा, हर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से फर्स्ट एजीएम में, पहली एजीएम में, क्योंकि पहली एजीएम तक कौन चलेगा, जो फर्स्ट ऑडिटर थे। अब फर्स्ट एजीएम में क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म। तो बताया था ना, ऑडिटर कौन बन सकता है, इंडिविजुअल या फिर फर्म। फर्म कौन सी होनी चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इंडिविजुअल कौन होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको ऑडिटर बनाएंगे। और वो कब तक अपना ऑफिस रखेगा, who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th annual general meeting। तो क्या मतलब हुआ, आप 5-5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एजीएम में आपने जिसको ऑडिटर बनाया वो 6th एजीएम तक ऑडिटर रहेगा। 6th एजीएम में जिसको ऑडिटर बनाया वो फिर 11th एजीएम तक ऑडिटर रहेगा। तो हर छठी एजीएम तक वो ऑडिटर अपने ऑफिस में रहेगा। thereafter till the conclusion of every 6th meeting। तो ऑडिटर की टर्म क्या निकल कर आई, 5 साल के लिए आप एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। such appointment shall be subject to ratification by the members at every annual general meeting till the 6th such meeting by way of passing of an ordinary resolution। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5 साल के लिए ऑडिटर बना दिया तो उसे 5 साल तक रखना ही रखना पड़ेगा। तो उसका हर बार एक जनरल मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट को लेके एक मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, रेटिफाई किया जाएगा। रेटिफाई मतलब अप्रूव किया जाएगा। जो कौन करेगा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो उस हर 5 साल में, पहले साल अपॉइंट किया, अगले 4 साल में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इसके लिए पास किया जाएगा। और अगर वो पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो इसका मतलब उस ऑडिटर को उसकी टर्म से पहले ही निकाल भी दिया जाएगा। If the appointment is not ratified by the members of the company, अगर वो अपॉइंटमेंट रेटिफाई नहीं हो पाई, मतलब मेंबर्स तैयार नहीं है कि भैया ये ऑडिटर ठीक नहीं है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट अनदर इंडिविजुअल और फर्म एज इट्स ऑडिटर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट की प्रोसीजर के हिसाब से अगर रेटिफिकेशन नहीं हो पाया किसका, जो ऑडिटर अपॉइंट किया था 5 साल के लिए, किसी भी साल अगर वो रेटिफिकेशन नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ, तो उसको बीच में ही आप निकाल देंगे और उसके बदले किसी दूसरे को ऑडिटर बना देंगे। इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट रेटिफाइड बाय द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट इंडिविजुअल और फर्म एज इट्स ऑडिटर और द ऑडिटर आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर दिस एक्ट। तो एक्ट के हिसाब से the manner and procedure of selection of auditors by the members of the company at such meeting shall be as per prescribed rules। तो रूल्स के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे और हम उन्हीं रूल्स की बात यहाँ पर करेंगे अभी आगे भी। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, जिसको आप ऑडिटर बना रहे हैं, द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम। तो एक तो वो रिटन कंसेंट देगा, हाँ जी मैं ऑडिटर बनने को तैयार हूं, और एक सर्टिफिकेट देगा
that the appointment if made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed, कि मैं सारी conditions पूरी करता हूँ, shall be obtained from the auditor before such appointment is made। तो auditor से आप ये certificate लेंगे कि वो सारी conditions पूरी करता है या करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ उससे consent लेंगे कि वो auditor बनने को तैयार है। The certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the eligibility qualifications as laid down। तो हमने eligibility condition पढ़ी थी ना कि वो chartered accountant हो या firm है तो उसके majority of the partner chartered accountant हो, तो उससे ये certificate लेना है कि भाई ये सारी conditions वो पूरी करता है। The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment। its किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? फर्म के लिए। और हिज किसके लिए यूज हुआ है? इंडिविजुअल के लिए। तो हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed। तो अब कंपनी ऑडिटर को बताएगी और रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर ये जमा कर देगी कि भाई इसको हमने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। तो अभी तक देखो क्या समझ आया? सब्सीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। कब अपॉइंट करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में, कि सबसे पहले फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, फिर हर छठी एनुअल जनरल मीटिंग में। तो जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 5-5 साल के लिए अपॉइंट होगा, और जो 5 साल के बीच में भी हर साल जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी कि ये हम इस ऑडिटर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, मतलब रेटिफाई किया जाएगा। अगर वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, मतलब मेंबर्स उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उसके बदले दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जिसको हम ऑडिटर बनाना चाहते हैं उसकी रिटन कंसेंट चाहिए, उससे एक सर्टिफिकेट चाहिए कि वो क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है ऑडिटर बनने के लिए, और वो सारी कंडीशंस एज एंड व्हेन स्पेसिफाइड पूरी करेगा। इसके अलावा ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद कंपनी को क्या करना है? इस अपॉइंटमेंट को इन्फॉर्म करना है, ऑडिटर को भी और रजिस्ट्रार को भी। कितने दिन के अंदर अंदर? देखो विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग, 15 दिन के अंदर जब आपने ऑडिटर अपॉइंट किया तो आप रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेंगे कि ओके मिस्टर एक्स हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो हम बात क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसमें हम फर्स्ट ऑडिटर की बात कर चुके हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सीक्वेंट ऑडिटर, हाउ द सब्सीक्वेंट ऑडिटर इज अपॉइंटेड, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीअपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट हो गया, अब रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या है? देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो रिटायर हो रहा है वो रीअपॉइंट हो जाएगा कब? अगर he is not disqualified for reappointment। तो अगर जो डिस्क्वालिफिकेशन ऊपर अभी पड़ी थी ना कि कौन उसका अपना इंटरेस्ट है, उसके रिलेटिव का इंटरेस्ट है एटसेट्रा, तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस थी अगर कोई ऐसी बीच में हो गई तो अब वो रीअपॉइंट नहीं होगा। he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed। he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed। तो अगर वो कहता है कि भाई मैं नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे। अगर उसने अनविलिंगनेस शो नहीं की है तो क्या करेंगे? उसे रीअपॉइंटमेंट कर देंगे। A special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed। तो क्या मतलब हुआ? A retiring auditor जिसकी टर्म खत्म हो गई है उसको ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट कर देना है, लेकिन कब रीअपॉइंट कर देना है? अगर उसने अपनी अनविलिंगनेस दिखाई है। कब रीअपॉइंट नहीं करना है? अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो गया या उसने अनविलिंगनेस दिखा दी या फिर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया किसी दूसरे को अपॉइंट करने के लिए, तो उन केसेस को छोड़कर हम हमेशा जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप रीअपॉइंट कर दिया जाएगा। वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company। तो यहाँ भी वही बात है कि if you are not able to reappoint the existing auditor and you are not able to appoint any new auditor, then the existing auditor will be reappointed, so then he will be continuing his term।
देन वी आर कमिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। तो कुछ कंपनीज को ऑडिट कमिटी बनाना अनिवार्य है और उस केस में जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय द ऑडिट कमिटी। तो वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, all appointments including filling of a casual vacancy of an auditor under this section shall be made after taking into account the recommendation of such committee। तो क्या मतलब हुआ, अगर ऑडिट कमिटी बनी हुई है तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, इवन उसकी कैजुअल वैकेंसी को फिल करना, ये सब किसके हिसाब से आप करेंगे, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो ऑडिट कमिटी आपको देगी। तो अभी हम बात कर रहे थे सब्सीक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की, उसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैजुअल वैकेंसी। ये कल भी हम डायरेक्टर के केस में भी बात कर रहे थे, अगर किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, तो जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो कैजुअल वैकेंसी होगी और उसको कौन भरेगा, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर। But if such casual vacancy is as a result of resignation of an auditor, तो अगर डेथ के कारण है तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भर देंगे। लेकिन अगर रिजाइन किया है उसने, सच अपॉइंटमेंट शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग। तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसको उसके बदले आप भरेंगे। शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग कन्वीन्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो क्या मतलब हुआ, किसी ऑडिटर की डेथ हो गई, बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने रिजाइन किया है ऑडिटर से, तो अब उसके बदले अगले 3 महीने में एक आपको जनरल मीटिंग करके उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। He shall hold the office till the conclusion of next annual general meeting। तो जो भी कैजुअल वैकेंसी में आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, वो ऑडिटर आपके पास कब तक रहेगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इस पर भी कई बार पेपर में अलग से पूछ लेता है आपसे, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स के रोटेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो पहला सवाल क्या हुआ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर बदलना, सेम ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करना। ये सभी कंपनीज पर लागू नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर सिर्फ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए जरूरी है। अब वो कौन सी स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, देखो, the following class of companies excluding one person company and small company। तो small company को नहीं करना है रोटेशन, one person company को नहीं करना है, और इन क्लास ऑफ कंपनीज को करना है। देखो कौन कौन सी कंपनीज को करना है, ऑल लिस्टेड कंपनीज। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सब के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर अनिवार्य है। all unlisted public companies having paid up share capital of ₹10 crores or more। तो अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर जरूर करना है। all private limited companies having paid up share capital of ₹20 crore or more। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ज्यादा है तो उसको रोटेशन करना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो उसको रोटेशन करना है। अब ये रोटेशन से क्या मतलब है, देखो, तो इससे पहले ये समझो, ऑल कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोइंग, एक और टाइप कंपनी की बता रहा है, ऑल कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। तो अब 4 तरह की कंपनी की बात हो रही है, इनके लिए रोटेशन जरूरी है। कौन सी 4 तरह की कंपनी, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा है, और पब्लिक कोई भी कंपनी, ऑल कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। तो इन केसेस में क्या है, देखो, shall appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years। तो एक टर्म है 5 साल की इंडिविजुअल की, तो 5 साल से ज्यादा वो अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अभी मैं बताता हूं, देखो क्या करना पड़ेगा।
an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive year। तो आपने अगर आप इन क्लासिफाइड कंपनीज के अंदर हैं और अगर एक इंडिविजुअल को ऑडिटर बना रखा था तो उसको आप 5 साल की टर्म देंगे और 5 साल के बाद क्या करना होगा वो अभी आप समझेंगे। एक ऑडिट फर्म को अगर आपने ऑडिटर बना रखा था तो उसको 5-5 साल की 2 टर्म लगातार दे सकते हो। उसके बाद क्या करना है देखो अभी समझोगे। An individual auditor who has completed his term of 5 years shall not be eligible for reappointment। तो क्या मतलब हुआ, इन कंपनीज के केस में जिनकी अभी हमने बात की है, अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो shall not be eligible for reappointment, तो उसको फिर से ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा इन द सेम कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो क्या मतलब हुआ, 5 साल तक उसको अब आप ऑडिटर नहीं बनाएंगे, उसके बाद दोबारा बना सकते हैं। तो इससे मतलब ये है कि अगर 2020 में एक ऑडिटर आपने अपॉइंट किया तो 2025 तक उसके 5 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल का ब्रेक आपको देना पड़ेगा 25 से 30 तक का, और 2030 के बाद आप उसको दोबारा ऑडिटर बना सकते हैं। तो ये लेकिन सिर्फ रूल्स जो मैं बता रहा हूं ऊपर स्पेसिफाइड कंपनीज जो थी उनके लिए एप्लीकेबल है, और जो कंपनीज ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है उनके लिए, जैसे हम 1% कंपनी की बात कर रहे थे, स्मॉल कंपनीज की बात कर रहे थे, या वो कंपनीज जिनकी वो पेड अप शेयर कैपिटल या डिपॉजिट्स ऊपर कवर नहीं हुए, तो उनके लिए ये रोटेशन करना जरूरी नहीं है। An audit firm which has completed its term shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term। तो ऑडिट फर्म की टर्म अभी ऊपर क्या बताई थी, 2 consecutive पीरियड ऑफ 5 years, तो 5-5 साल के 2 पीरियड तो आप उसको रख सकते हो। तो एक ऑडिट फर्म अगर आपने अभी अपॉइंट की तो 2020 में, वो आपका ऑडिटर कब तक रहेगी, 2030 तक, 10 साल तक की अगर 5-5 साल की 2 टर्म दे दी। अब 2030 के बाद आप उसको 5 साल का ब्रेक देंगे और वो 2035 के बाद दोबारा आप उस फर्म को अपना ऑडिटर बना सकते हैं। Provided that as on the date of appointment no audit firm have a common partner or partners to other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor of the same company for a period of 5 years। तो अगर 2 ऑडिट फर्म हैं और दूसरी ऑडिट फर्म आपकी कंपनी का ऑडिटर है और उस ऑडिटर की टर्म पिछले साल खत्म हो गई, और आपकी जो एक दूसरी फर्म भी ऑडिटर है उसका कोई कॉमन पार्टनर है उस पहली फर्म के साथ जिसकी टर्म खत्म हो गई थी, तो अब ये जो दूसरी फर्म है वो भी आपका ऑडिटर नहीं रह पाएगी। तो कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। अगर 2 फर्म्स आपकी कंपनी को ऑडिट कर रही हैं और एक फर्म की टर्म खत्म हो गई और दोनों में कोई कॉमन पार्टनर है तो ऑटोमेटिकली दोनों फर्म की टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। Provided also that every company existing on or before the commencement of this act, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 की कमेंसमेंट से पहले जो भी कंपनी थी which is required to comply with the provision of this subsection, जो ऊपर क्लासिफाइड कंपनीज की कैटेगरी में आती हैं, shall comply with the requirement of this subsection within 3 years from the date of commencement of this act। तो उनको 3 साल का टाइम पीरियड दे दिया गया रादर इन प्रोविजंस को एप्लीकेबल करने में। मतलब ऑडिटर्स का रोटेशन वो 3 साल के अंदर मतलब 2013 से 2016 तक, उनके लिए 16 के बाद मानना अनिवार्य हो गया। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, subject to the provisions of this act, members of a company may resolve to provide। तो अब एक और पॉइंट है, देखो रोटेशन से ही रिलेटेड है कि अगर कंपनी के मेंबर चाहें तो वो क्या कह सकते हैं, इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय इट the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals
एज मे बी रिजॉल्व्ड बाय द मेंबर्स। तो ऑडिट फर्म अपॉइंट तो कर दी हमने 5 साल के लिए, लेकिन अब कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि इस ऑडिट फर्म के पार्टनर्स और उनकी टीम को रोटेट करते रहो। मतलब कि उस कंपनी, उस ऑडिट फर्म का अगर पहले पार्टनर ए आपके अकाउंट ऑडिट कर रहा था, तो नेक्स्ट ईयर पार्टनर बी आपके अकाउंट ऑडिट करेगा। द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। तो एक से ज्यादा, मतलब उस ऑडिट फर्म का मिस्टर ए अकेला आपके अकाउंट ऑडिट ना करे, ए और बी करें। तो ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली वही इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर किए जा सकते हैं कि एक से ज्यादा ऑडिटर आपके अकाउंट्स को ऑडिट करे, या जो उस फर्म का ऑडिटर है वो रोटेट होता रहे, उसकी टीम रोटेट होती रहे। तो अभी देखो इसमें हमने क्या कवर कंप्लीट किया, सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स की बात कर रहे थे, और उस सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स में हमने रोटेशन की बात की। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं फिर आपको समझाऊं, रोटेशन से क्या मतलब है कि बेसिकली एक ऑडिटर को हम, जो स्पेसिफाइड कंपनीज है, दे कैन अपॉइंट हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड इन केस ऑफ ऑडिट फर्म इट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। तो इंडिविजुअल के लिए 5 साल की लिमिट है, ऑडिट फर्म के लिए 10 साल की लिमिट है, और इस 5 और 10 साल के कंप्लीट होने के बाद 5 साल का ब्रेक देना जरूरी है। तो उसके बाद वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म दोबारा आपका ऑडिटर बन सकती है। तो इसी के साथ देखो ये लगभग जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर। तो आज के इस सेशन के लिए इतना काफी है। तो आप इसी को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, और अभी तक जो क्वेश्चंस हैं फिर 5 मिनट के एक ब्रेक के बाद मैं उनको ले लेता हूं। कुछ फीडबैक जो आप देना चाहते हैं इस सेशन की वो दें। एंड I am especially thankful to the SOL team for all the technical support and facilities they are providing to me and students also. And I am thankful to the students for their patient listening and understanding of the concept of this particular paper. Although this paper is very technical, sometimes I am able to simplify the things, and sometimes because of the technicalities, because of the legal language, the things cannot be simplified. So even in that case, I try my best to ensure that you are able to understand the things in a better way. So thank you. After a break of 5 minutes, we will be coming back. तो देखो अब जो क्वेश्चंस है आपके, अगले 5 मिनट में मैं उनको लेकर इस सेशन को कंप्लीट करूंगा। कॉर्पोरेट लॉ के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इस क्वेश्चन की बात हमने कल भी की थी। आज भी मैंने बिगिनिंग में बताया था कि 15 नंबर के 5 सवाल आपके पेपर में आएंगे, और हर सवाल में 3-3 पार्ट्स होंगे। तो बेसिकली एक क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी तीनों 5-5 नंबर के, और ए बी सी तीनों 5-5 नंबर के। इंटरनल चॉइस होती है वहां पर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल हमें 5 सवाल करने होंगे, और हर सवाल में 3-3 पार्ट्स होंगे, और हर सवाल में इंटरनल चॉइस होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में या तो ए बी सी पार्ट करोगे, या उसकी ऑप्शन में एक होगा ए बी सी पार्ट, वो आप करोगे। इसके साथ साथ रेम्यूनरेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, देखो बेटा समय के अभाव के कारण अभी मैं नहीं डिस्कस कर पाया, तो या तो आप उसको अपने आप पढ़ने की कोशिश करें या वेट करें, आगे फिर क्लासेस अगर होती हैं तो उनके लिए। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं इसीलिए समझाता हूं ताकि सभी बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें, और इससे रिलेटेड फीडबैक भी मुझे मिली है जो कि काफी अच्छी है। इसके अलावा सेमिस्टर 1 या सेमिस्टर 2 एग्जाम किसके होंगे, ये आप थोड़ा सा अभी वेट करें, एसओएल की वेबसाइट देखते रहें, वहीं से इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, अभी तक जो प्लान्ड है यूजीसी ने जैसा बताया, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होने हैं। अब वो कौन से और कैसे और कितने होंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दिया जा सकता, या तो प्रॉफिट में से दिया जाएगा या फ्री रिजर्व्स में से दिया जाएगा। फ्री रिजर्व्स वाले प्रोविजंस हमने डिस्कस किए थे, तो ये पॉइंट कवर हो गया। नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप टाइम वेट करें। जितना कंटेंट क्लास में डिस्कस,
रीअपॉइंट वाला क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? मैं बोल चुका हूं कि हर क्वेश्चन 5 ही नंबर का आएगा, तो जितना स्पेसिफिकली जो सवाल पूछा जाए, फर्स्ट ऑडिटर पूछा है तो वही लिखो, सेकंड ऑडिटर लिखा है तो वही लिखो, मतलब जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन है उसी का आंसर आपको देना है। reimbursement of legal expense से क्या मतलब है? If a member has filed a complaint, a basically case in a class action suit on behalf of other members, and if he has won the case, then company basically is supposed to reimburse that expense, और वो reimbursement इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से भी दिया जा सकता है, वहां मैंने बताया था। तो लीगल एक्सपेंस मतलब इन्वेस्टर्स के राइट्स के लिए, शेयर होल्डर्स मेंबर्स के राइट्स के लिए, अगर किसी मेंबर ने कोई कोर्ट केस किया और वो जीत गया, तो उसका जो रिएम्बर्समेंट होगा वो वहां उस पर्टिकुलर फंड से दिया जा सकता है। रीअपॉइंटमेंट के लिए टाइम पीरियड बताया था, बिल्कुल क्लियर है आपको। इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसको 5 साल के अंदर अंदर आप पहले तो टर्म देंगे और 5 साल बाद फिर 5 साल का ब्रेक देंगे। अगर आपने जो फर्म अपॉइंट कर रखी है एज एन ऑडिटर, तो उसको 5-5 साल की पहले 2 टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद 5 साल का ब्रेक देना है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल को 5 साल का अपॉइंटमेंट, फिर 5 साल का ब्रेक, फिर 5 साल का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। फर्म को अगर देना है तो पहले 5 साल मतलब 10 साल तक का अपॉइंटमेंट, फिर 5 साल का ब्रेक, उसके बाद दोबारा 10 साल तक का 5-5 करके अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अकाउंट्स देखो, मैंने पीछे 3 क्लास ली थी और उसकी वेटेज बताई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां आना था 10 नंबर का, 75 में से यूनिट 3 थी। यूनिट 4 मैंने आपको बताया था अमलगामेशन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, वो 20 मार्क्स की वेटेज रखती है 75 में से। और जो 5th यूनिट थी होल्डिंग कंपनीज, वो 15 मार्क्स की वेटेज रखती है 75 में से। तो ये 3 यूनिट्स मैंने डिस्कस की थी और तीनों की वेटेज भी आपको बता दी थी। मार्किंग स्कीम लॉ के लिए देखो मैंने बताई है, यूनिट 1 20 मार्क्स की है, यूनिट 2 आपकी 20 मार्क्स की है, यूनिट 3 भी 20 मार्क्स की है, यूनिट 4 10 मार्क्स की है और यूनिट 5 5 मार्क्स की है। ये वेटेज आउट ऑफ 75 मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने कल डिस्कस किया था, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी समय के अभाव के कारण इसको मैं नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।